हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम लोग देखेंगे एपीएफसी पैनल कैसे काम करते हैं। यहाँ पे हम लोग इसको ऑटोमेटिक कंट्रोल भी कर सकते हैं, इसको मैनुअल भी कंट्रोल कर सकते हैं। इस हमारा जितना भी नॉन लीनियर लोड है, उस लोड के कारण हमारा प्लांट का पावर फैक्टर डिक्रीज होता है। उस पावर फैक्टर को इम्प्रूव करने के लिए हम लोग कैपेसिटर बैंक लगाते हैं, और कैपेसिटर बैंक जिस पैनल में माउंटेड होता है उसको हम लोग एपीएफसी पैनल कहते हैं। हम लोग दोस्तों इसका फ्रंट व्यू में देख पा रहा है, यहाँ पे इनकमिंग केबल टर्मिनेशन है, मतलब इसके अंदर हम लोगों का बासबार है जहाँ से आउटपुट केबल आके टर्मिनेट होगा। फिर उसके ऊपर हमारा एपीएफसीआर है दोस्तों, उसके ऊपर आरओआईबी इंडिकेशन है जो हम जिससे हम लोग ये समझ पाएंगे कि तीन फेस हेल्दी है कि नहीं। दोस्तों यहाँ पे एक सिलेक्टर स्विच है, ये सिलेक्टर स्विच हम लोगों का जो कंट्रोल सप्लाई है वो ऑन ऑफ करने के पर्पस में है। दोस्तों ये हमारा एक 50 kVAR का एपीएफसी पैनल है। अगर हम लोग kVAR कैलकुलेशन करें तो देख लेते हैं, एकदम ऊपर में है 25 kVAR, फिर है 10 kVAR, फिर है दूसरा एक 10 kVAR और एकदम नीचे में है 5 kVAR। तो अगर हम इसका साइड व्यू देखेंगे तो ये जो बीच में लाइन दिख रहा है, इस लाइन के सामने हमारा जितना भी कॉन्डक्टर और एसएफयू जो है वो माउंटेड है, और इसका पीछे में एक ट्रे करके बना हुआ है। इस ट्रे के ऊपर हर एक फीडर की पैरेलल में एक ट्रे है, इस ट्रे के ऊपर एक रिएक्टर है और एक कैपेसिटर बैंक है। दोस्तों ऐसा करके हमारा 4 रिएक्टर और 4 कैपेसिटर बैंक हो गया। अगर हम लोग इसका बॉटम व्यू देखेंगे तो इसमें यहाँ पे हम लोगों को सिर्फ केबल टर्मिनेट करने के लिए एक इनकमिंग केबल ही चाहिए, तो इसके लिए हम लोग एक ग्लैंड प्लेट दे दिया जिसके थ्रू केबल टर्मिनेट हो जाएगा। दोस्तों अभी हम लोग इसका ओरिजिनल जो मैन्युफैक्चर्ड पैनल है वो भी एक बार देख लेते हैं। दोस्तों जैसे कि हम लोग देख पा रहे हैं, यहाँ पे कलर कोडेड बासबार दिख रहा है आपको, रेड येलो ब्लू ब्लैक। फिर उसके ऊपर में हम लोगों का कंट्रोल एमसीबीज है, और दोस्तों यहाँ पे हम लोग देख पा रहे हैं, यहाँ पे हम लोगों का एक मल्टी फंक्शन टाइमर है, या फिर इसको साइक्लिक टाइमर भी कहा जाता है। इस टाइमर के साथ एक कूलिंग फैन कनेक्टेड है। दोस्तों कहीं एपीएफसी रिले में फैन कंट्रोल के लिए एक रिले होता है, पर हम लोग ये जो इस पैनल में जो रिले यूज़ किए हैं, इस पैनल में वो फीचर नहीं है, इसलिए हम लोगों को एक एडिशनल टाइमर लगाना पड़ा, ताकि फैन मान लो हम लोग इसमें 10 मिनट का टाइम सेट कर देंगे तो ये फैन 10 मिनट घूमेगा, फिर 10 मिनट बंद रहेगा, ऐसा करके ये चलेगा। फिर हम लोग इसका फीडर डिटेल्स में आ जाते हैं। यहाँ पे हम लोग जो देख पा रहे हैं, ये राइट में जो है ये है हम लोगों का एसएफयू। फिर मतलब बासबार से लाइन आया एसएफयू में, फिर एसएफयू से गया कॉन्डक्टर में, इस कॉन्डक्टर से गया पीछे रिएक्टर में, और रिएक्टर के बाद कैपेसिटर में। दोस्तों ऐसे करके हमारा पूरा पावर सर्किट कंप्लीट होता है। दोस्तों इसका पावर सर्किट जैसे बताया, यहाँ पे हम लोगों का इनकमिंग टर्मिनल है NRYB। यहाँ पे न्यूट्रल हम लोगों को सिर्फ इंडिकेशन और कंट्रोल के लिए चाहिए, इसके बदले में हम लोग कंट्रोल ट्रांसफार्मर भी यूज़ कर सकते थे, पर यहाँ पे जैसे कि क्लाइंट का रिक्वायरमेंट नहीं था तो हम लोग कंट्रोल ट्रांसफार्मर यूज़ नहीं किए। इसके ऊपर में ROIB इंडिकेटिंग लैंप है जो 3 फेस हेल्दी है कि नहीं ये इंडिकेट करेगा। फिर उसके ऊपर में एक कॉमन बसबार है जहाँ से सारा टैपिंग रहेगा। जैसे कि हम लोग देख पा रहे हैं दोस्तों, यहाँ पे चारों 125 एम्पियर का एसएफयू है, फिर उसके बाद 95 एम्पियर का कॉन्डक्टर है, फिर उसके बाद रिएक्टर है। दोस्तों रिएक्टर क्या करता है, ये रिएक्टर मेनली हमारा प्लांट में जो भी हार्मोनिक्स रहता है उस हार्मोनिक्स को सप्रेस करता है। फिर उसके बाद में है हम लोगों का कैपेसिटर बैंक जो रिएक्टर के साथ सीरीज़ में कनेक्टेड है। दोस्तों यहाँ पे हम लोग सेलेक्ट कंपनी का एक एपीएफसी रिले यूज़ कर रहे हैं। इस रिले में बेसिकली क्या है, हम लोगों का जो पावर फैक्टर है उसका कैलकुलेशन के लिए हमें वोल्टेज और करंट दोनों का इनपुट चाहिए होता है। तो ये जो UM1 और UM2 टर्मिनल है, ये हम लोगों का 2 फेस का वोल्टेज इनपुट है। हम लोग यहाँ से दोस्तों R फेस और Y फेस ले लिए, जो एपीएफसी रिले में वोल्टेज इनपुट हो गया। और यहाँ पे S1 S2 जो टर्मिनल है, यहाँ पे जो एक CT मेजरिंग CT चाहिए, जो CT आपका मेन लाइन में रहेगा या फिर मेन पैनल में रहेगा, उस पैनल का B फेज में देना है। दोस्तों ये चीज़ ध्यान में रखना है, हम लोग जो 2 फेज में वोल्टेज इनपुट ले रहा है, CT हम लोगों को तीसरा फेज में लेना है।
नहीं तो ये मेज़रमेंट नहीं कर पाएगा। फिर उसके बाद दोस्तों एक इसके अंदर क्या होता है, एक कॉमन पॉइंट होता है और हम लोग जितना स्टेज का रिले लेंगे उतना रिले रहता है स्विचिंग के लिए, कैपेसिटर का स्विचिंग के लिए। तो दोस्तों यहाँ पे जैसे हम लोग यहाँ से रेड फेज दे दिए जो कॉमन में, जो सारा रिले का इनकमिंग में फेज आ गया। फिर ये जब भी पावर फैक्टर का रिक्वायरमेंट होगा तो ये रिले सेंस करेगा, करके R1 R2 R3 R4 कोई भी एक इसका कॉन्टैक्ट को ऑन करेगा, तो उसके साथ जो भी कैपेसिटर बैंक थ्रू कॉन्टैक्टर जुड़ा हुआ है वो ऑन हो जाएगा। तो यहाँ पे जैसे चार रिले है स्विचिंग के लिए और 4 रिले जा रहा है एक टर्मिनल में, जो टर्मिनल से हम लोग कैपेसिटर बैंक को लगाएंगे और इस रिले का अलग से एक ऑक्सिलरी पावर देना होता है। तो अभी हम लोग इसका कंट्रोल सर्किट देख लेते हैं। यहाँ से हम लोग रेड और न्यूट्रल ले लिए, मतलब एक फेस एक न्यूट्रल ले लिए, जो हम लोग एक DP MCB में दे दिए, जो इस कंट्रोल सर्किट का प्रोटेक्शन के लिए है। उसके बाद हम लोग एक सेलेक्टर स्विच देंगे, जो DP स्विच है 2 पोल का, ये ऑन ऑफ करने से पूरा कंट्रोल ऑन या फिर ऑफ हो जाएगा। फिर उसके बाद एक केबल जा रहा है जो सारा इंडिकेशंस का कॉमन में है, फिर और न्यूट्रल नीचे से आपका कॉमन में है। तो अभी इसको हम लोग कैसे काम करेगा, यहाँ पे हम लोग T1 एक टर्मिनल दिया है। T1 कहाँ पर है दोस्तों, T1 यहाँ पर हम लोगों का रिले की बात का टर्मिनल है। एक फेज यहाँ से कॉमन में आ गया, फिर उसके बाद T1 में जा रहा है, तो जब भी R1 एनर्जाइज होगा तो T1 में सप्लाई अवेलेबल होगा फेस का। तो दोस्तों यहाँ पे हम लोग T1 से एक केबल लेके रिएक्टर का एक NC में देते हैं। रिएक्टर का NC क्यों है दोस्तों, ये इसलिए है ताकि जब भी ओवर हीटिंग या फिर कोई भी मेलफंक्शन होता है तो ये रिएक्टर का जो NC पॉइंट है वो NO हो जाता है और कॉन्टैक्टर को ये बंद कर देता है। फिर हम लोगों का जो कैपेसिटर है उसमें कोई इफेक्ट नहीं होता है। तो T1 से फेज आ गया, रिएक्टर का NC होके कॉन्टैक्टर का A1 में चला गया और नीचे से न्यूट्रल मिलने से कॉन्टैक्टर एनर्जाइज हो गया। तो दोस्तों जब भी C1 को ऑन करना है तो ये रिले APFC रिले जो है ये R1 R2 R3 R4 इनमें से कोई भी एक को अगर ऑन करेगा, हम लोग R1 का ही पहले एग्जाम्पल ले लेते हैं। तो R1 जब भी ऑन होगा तो यहाँ से फेस R1 के थ्रू हम लोगों को मिल रहा है, R1 रिले ऑन हो गया, T1 टर्मिनल में लाइन आ गया, फिर T1 से होके रिएक्टर का NC होके C1 में जा रहा है और नीचे से न्यूट्रल मिल रहा है। तो ऐसे करके C1 ऑन हो जाएगा, C1 ऑन होने से हमारा जो कैपेसिटर बैंक है वो भी लाइन में आ जाएगा। और यहाँ पे C1 जब भी ऑन होगा तो उसका एक NO कॉन्टैक्ट उसका ऑन इंडिकेशन में दिया हुआ है, तो C1 जब भी ऑन होगा ये ऑन लैम्प भी ग्लो करेगा। ऐसे ही करके दोस्तों सिमिलर सर्किट है, ये कैपेसिटर बैंक 2 के लिए भी है, 3 के लिए भी हुई है, 4 के लिए भी हुई है। फिर दोस्तों हम लोग इसका फैन का सर्किट समझ लेते हैं। जब भी हम लोगों के यहाँ पे कंट्रोल सप्लाई ऑन रहेगा तो ये जो साइक्लिक टाइमर है ये एनर्जाइज होगा। एक साइक्लिक टाइमर में हम लोग ऑन डिले या फिर ऑफ डिले या फिर और भी मल्टीफंक्शन पर्पस के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम लोग नॉर्मली इसमें साइक्लिक ऑन ऑफ के लिए यूज़ करेंगे, मतलब पीरियोडिकली ऑन ऑफ होगा ये। तो हम लोग यहाँ पे अगर फॉर एग्जांपल 3 मिनट का टाइम सेट करते हैं तो जब भी T1 एनर्जाइज होगा तो ये T1 पॉइंट जो NO है वो NC हो जाएगा, फिर ये फैन चलने लगेगा, फिर 3 मिनट के बाद ये वापस NO हो जाएगा और फैन बंद हो जाएगा, फिर वापस 3 मिनट के बाद ये NC होगा। ऐसे करके 3 मिनट के इंटरवल में ये ऑन ऑफ होता रहेगा ताकि ये फैन भी ना खराब हो जाए। ये जो APFC पैनल है ये ओनली ऑटो मोड में चल रहा है, कहीं पर क्लाइंट का रिक्वायरमेंट रहता है कि उसको ऑटो मैनुअल दोनों मोड चाहिए, तो उसका वीडियो भी जल्दी आएगा, इसके बाद ही आएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे जल्दी, तब तक के लिए बाय बाय।